प्यारे विद्यार्थियों, अपन पढ़ रहे थे एनसीईआरटी जो सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 है, उसके अंतर्गत अपन ने पीछे वाले वीडियो में देखा था कि जो सोशल साइंस का जो पाठ्यक्रम है उसमें क्या क्या दिया गया आपने, उसके बारे में अपन ने देखा था। उसके अंतर्गत जो एक पुस्तक आती है अपनी समकालीन भूगोल, इसके अंतर्गत जो पहला चैप्टर आता है संसाधन एवं विकास का। तो आज अपन जो शुरू कर रहे हैं भूगोल के अंतर्गत, देखते हैं भूगोल क्या होती है। भूगोल भू का मतलब क्या होता है? पृथ्वी। भूगोल को इंग्लिश में कहते हैं जियोग्राफी। जियोग्राफी जियोग्राफी जो शब्द है ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफोज। दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो और ग्राफोज से, और ये दोनों शब्द हैं ग्रीक भाषा के शब्द हैं। और इनका जो अर्थ होता है, अर्थ, जियो का तो अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफोज का अर्थ होता है वर्णन करना। अगर अपन दोनों को एक साथ ले तो इसको अपन कह सकते हैं कि पृथ्वी का वर्णन करना, पृथ्वी का वर्णन करना। तो सीधी भाषा में अपन समझ सकते हैं कि इसके अंतर्गत अपन पृथ्वी का वर्णन का अध्ययन इसमें करेंगे। जियोग्राफी शब्द सर्वप्रथम इसका जो उपयोग किया था इरेटोस्थनीज, एक भूगोलवेत्ता थे, इन्होंने इसका सर्वप्रथम उपयोग किया था। इरेटोस्थनीज और इस इरेटोस्थनीज ने भूगोल शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किया था। ये भी ग्रीक विद्वान था, ये ग्रीक विद्वान था। और इन्होंने 276 ईसा पूर्व से 194 ईसा पूर्व इस शब्द का इन्होंने सर्वप्रथम उपयोग किया था इरेटोस्थनीज ने, जो एक ग्रीक दार्शनिक थे। जो पृथ्वी है उसको मानव के आवास के रूप में माना जाता है और पृथ्वी पर मानव एक महत्वपूर्ण उसकी वस्तु है और ये उसका उपयोग करता है। पृथ्वी का जो प्रकृति है, पृथ्वी का सही ढंग से उपयोग करता है मानव। अगर उसका दुरुपयोग करता है तो उसके विपरीत परिणाम उसको भोगने पड़ते हैं। मानव ही इस पृथ्वी पर विकास का कार्य करता है और प्रौद्योगिकी का निर्माण करता है। मानव के द्वारा ही जो उसका पालन पोषण किया जाता है, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। जिन माध्यम से होती है उन्हें क्या कहा जाता है? संसाधन कहा जाता है। कि जो मानव है उसकी आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है, वो संसाधन के माध्यम से ही किया जाता है। तो अपन आज इस वीडियो में पढ़ेंगे जो सामाजिक विज्ञान के जो भूगोल है उसके अंतर्गत जो पहला अध्याय आता है अपना संसाधन एवं विकास। तो इसके अंतर्गत क्या है कि जो संसाधन है, संसाधन क्या है इसके बारे में देखते हैं। पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु
जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है। पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है, जिसको बनाने के लिए टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है। जो कि आर्थिक रूप से संभाव्य भी हो, दूसरी सांस्कृतिक रूप से मान्य भी हो। सांस्कृतिक रूप से मान्य हो। क्या कहलाती है? संसाधन कहलाती है। एक बार पुनः देख लीजिए कि पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है और जिसको बनाने के लिए टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है, वो जो कि आर्थिक रूप से संभाव्य भी हो और सांस्कृतिक रूप से क्या हो, मान्य भी हो। देखिए, जैसे आर्थिक रूप से संभाव्य भी हो, जैसे कि कोई चट्टान है और उसमें कोई धातु पाई जाती है, उस धातु का खनन करने के लिए बहुत सारे उसमें पैसे खर्च कर दिए जाए, तो वो क्या होता है, वो संसाधन नहीं है, क्योंकि आर्थिक रूप से भी वो संभाव्य होना चाहिए कि उसको निकालने के लिए ज़्यादा खर्च भी उसमें नहीं आना चाहिए। तो आर्थिक रूप से संभाव्य भी हो और सांस्कृतिक रूप से क्या हो, मान्य भी होना चाहिए कि अपन ने कोई जो धातु है, वस्तु है, उसको निकाला है, लेकिन वो मान्य नहीं है कि अपने उसकी आवश्यकता ही बहुत कम है, तो वो भी कोई संसाधन नहीं है। तो क्या है कि संसाधन की परिभाषा की बात करें तो पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो कि आवश्यकताओं को पूरा करती है और एक प्रौद्योगिकी का भी उसमें उपयोग किया जाता है और आर्थिक रूप से भी और संभाव्य हो और सांस्कृतिक रूप से मान्य भी हो, वो क्या कहलाती है, संसाधन कहलाती है। देखिए आगे हमारे पर्यावरण में जो उपलब्ध वस्तुएं हैं, प्रकृति में जो वस्तुएं हैं, प्रकृति में जो वस्तुएं पाई जाती हैं, जो अपने आसपास भौतिक पर्यावरण जिसे कहते हैं, भौतिक पर्यावरण, इसके अंतर्गत इसका क्या किया जाता है, प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है। प्रौद्योगिकी का उपयोग करके और इसको संभाव्य बनाया जाता है काम लेने के लिए। प्रौद्योगिकी का जो उपयोग करती है वो क्या कहलाती है, संस्थाएं इसका उपयोग करती है। प्रकृति का प्रौद्योगिकी के द्वारा उपयोग किया जाता है और जो उपयोग करने वाली जो संस्थाएं हैं वो सभी कौन लेता है उपयोग में, मानव के द्वारा इन सभी का प्रयोग किया जाता है। तो अपन कह सकते हैं कि जो प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाएं हैं, इन सभी के मध्य पारस्परिक अंतर संबंध होता है कि जो प्रौद्योगिकी है वो संस्थाओं के माध्यम से ही चलती है, मानव के द्वारा और प्रकृति के द्वारा आपस में अंतर संबंध होता है। इसमें अगर एक उपलब्ध नहीं होगा तो ये जो संसाधन है उनका निर्माण नहीं किया जा सकता है। जो प्रौद्योगिकी है उसका उपयोग प्रकृति के साथ किया जाता है और जो अपनी आर्थिक जो स्थिति होती है उसके विकास में उपयोग किया जाता है। इसका आर्थिक विकास को बढ़ाया जाता है। जो प्रकृति है, प्रकृति के जो पदार्थ हैं भौतिक पर्यावरण में पाए जाते हैं, उनमें प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है, प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है
और इससे आर्थिक विकास में वृद्धि होती है, आर्थिक विकास में उपयोगी होती है। तो अपन कह सकते हैं कि जो मानव है, मानव क्या कि प्रकृति में जो पाए जाते हैं जो पदार्थ हैं उनको संसाधनों में परिवर्तित करने का कार्य करता है। अब बात आती है अपनी कि जो संसाधन है वो कितने प्रकार के हैं, देखते हैं। संसाधन होते हैं, संसाधन जो होते हैं एक तो प्राकृतिक और एक होते हैं मानवीय। संसाधनों का वर्गीकरण, संसाधन, वर्गीकरण संसाधनों का। संसाधन एक तो होते हैं प्राकृतिक और एक होते हैं मानवीय। पहला है प्राकृतिक, दूसरा है मानवीय। पहला तो है प्राकृतिक और दूसरा है मानवीय। प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं? नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य। नवीकरण योग्य और दूसरा है अनवीकरण योग्य। पहला तो है नवीकरण योग्य और दूसरा है अनवीकरण योग्य। तो इसके अंतर्गत जो प्राकृतिक संसाधन तो कौन से हैं कि जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं सीधे ही, दूसरी है मानवीय क्रियाओं के द्वारा प्राप्त होते हैं, वो कहलाते हैं मानवीय संसाधन। प्राकृतिक में पहला आता है नवीकरण योग्य संसाधन। नवीकरण योग्य संसाधन यह है कि उनका दोहन करने के बाद में उन्हें पुनः वापस उनको प्राप्त किया जा सकता है, वो कहलाते हैं नवीकरण योग्य। मतलब उनको नया वापस किया जा सकता है, वो कहलाते हैं नवीकरण योग्य। जैसे अपन बात करें जल संसाधन की, तो जल संसाधन अगर जल का अपन दोहन करते जाते हैं तो उसका पुनः जो वर्षा है, वर्षा जल के रूप में वापस उसका क्या हो जाता है? नवीकरण हो जाता है। दूसरे अनवीकरण योग्य संसाधन जिनका एक बार दोहन करने के बाद में उसको पुनः प्राप्त नहीं किया जा सके, अनवीकरण योग्य संसाधन कहलाते हैं, जिनका नवीनीकरण नहीं किया जा सकता है। जैसे प्राकृतिक जो गैस है, कोयला है, जो अपन निकालते हैं, पेट्रोलियम पदार्थ है, तो उनको अपन कहते हैं अनवीकरण योग्य संसाधन, क्योंकि उनको एक बार दोहन कर लिया गया तो वो समाप्त हो जाते हैं। आगे बात करते हैं अपन मानवीय संसाधन में संरचना व संस्थाएं। पहला तो है संरचना एवं संस्थाएं, दूसरा है मात्रा एवं गुणात्मक, मात्रा एवं गुणात्मक, मात्रा एवं गुणात्मक। संरचना एवं संस्थाएं होती है कि जो संसाधन है उसको एक संस्थाओं के द्वारा निर्माण किया जाता है, तो वो कहलाती है संरचना और एवं संस्थाएं। मात्रा एवं गुणात्मक, मात्रा में जो मानव निर्माण करता है, गुणात्मक रूप से जो उनकी क्वालिटी में परिवर्तित करता है, गुणों में अच्छे तरीके से उनको उपयोग में लेने योग्य बनाता है, तो ये कहलाते हैं मात्रात्मक एवं गुणात्मक। तो मानवीय में दो है संरचना एवं संस्थाएं, मात्रा एवं गुणात्मक। आगे आता है यहां पर नवीकरण योग्य संसाधन और अनवीकरण योग्य। नवीकरण योग्य में होता है पहला सतत एवं सतत अथवा प्रवाह।
दूसरा है जैव, जैव संसाधन। सतत अथवा प्रवाह में जैसे जल, जल, पवन। जैव में आता है प्राकृतिक वनस्पति, और दूसरा आता है वन्य जीव। देखिए, सतत अथवा प्रवाह का मतलब लगातार गति करती रहती है, चलती रहती है। तो इसके अंतर्गत आते हैं जैसे जल संसाधन है, पवन, पवन भी लगातार गति करती है सतत रूप से। तो पवन भी क्या है, नवीकरण योग्य संसाधन है। जैसे पवन ऊर्जा की बात करें, जल ऊर्जा है, तो इनको क्या है कि नवीकरण योग्य है। ये जल भी जो अपन पीने योग्य जो जल है वो भी नवीकरण योग्य है। दूसरी बात करें जैव, जो जीवों से प्राप्त होते हैं, इनमें प्राकृतिक वनस्पति है, और दूसरी है वन्य जीव, जो जंगलों में पाए जाते हैं वन्य जीव। अनवीकरण योग्य में एक तो चक्रीय, एक होता है अचक्रीय, पुनः चक्रीय भी कह सकते हैं इसको, पुनः चक्रीय। पुनः चक्रीय के अंतर्गत आता है जैसे धातुएं, धातुओं का चक्रण किया जा सकता है, पुनः उनको चक्र के अनुसार इनका चक्रीकरण किया जा सकता है धातुओं का। धातु अगर पुरानी हो जाती है तो उनको पुनः उनको प्राप्त नए रूप में किया जा सकता है। अचक्रीय में है जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन जो कई हजार साल पहले, लाखों वर्षों पहले वनस्पति और जीवों के पृथ्वी में दब जाने के कारण वर्तमान में अपन उनका खनन करते हैं तो पेट्रोलियम के रूप में या जीवाश्म ईंधन के रूप में प्राप्त होते हैं। जैसे है कोयला है, कोयला है, तेल है और गैस है। ये सभी जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आते हैं। तो ये था अपना संसाधनों का एक संक्षिप्त विवरण। अपन आगे पढ़ेंगे प्राकृतिक संसाधनों में जो नवीकरण योग्य संसाधन है, अनवीकरण योग्य संसाधन है, इनके बारे में पढ़ेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।